हेलो प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से पीडब्ल्यू फार्मा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज लेके आया हूं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए। जैसे आप सबको पता ही होगा, महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर ड्रग्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज निकली है बेटा, उसका सिलेबस रिवील हो चुका है। आपने नोटिफिकेशन देखा ही होगा। अगर नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस की लिंक मिल जाएगी। अभी तक हालांकि एग्जाम डेट की नोटिफिकेशन तो नहीं आई है, लेकिन पढ़ाई शुरू करने का मौका तो भैया मिल चुका है। तो कुछ स्मार्ट स्टडी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेके आया हूं मैं, मुकुल सर। चलो शुरुआत करते हैं इसी स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए। वैसे तो देखा जाए तो ड्रग्स इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन जो आप करोगे, इसमें डेफिनेटली जो हमारा फार्मा का सिलेबस है वो तो आपको पढ़ना ही है। लेकिन ड्रग्स इंस्पेक्टर, जैसे कि हम सबको पता है कि एक बहुत ही रेप्यूटेड पोजीशन होती है, जो कि एक गवर्नमेंट का एक बहुत ही कहते हैं कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जो कि कंप्लीट फार्मेसी रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो पोस्ट होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जॉब नहीं है, इसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेटा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिस भी एरिया को कंट्रोल कर रहे हो, वहां पे होने वाली सारी की सारी फार्मेसी प्रैक्टिसेस क्या लीगल दायरे में हो रही है, क्या वहां पे सारे रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है, कहीं लोगों की कहीं मिसलीडिंग मिसगाइडेंस तो नहीं किया जा रहा, या फिर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स में कहीं कोई खराबी तो नहीं है। इन हर एक छोटी सी छोटी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम ड्रग्स इंस्पेक्टर की। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमें काम क्या क्या करना रहता है। तो सबसे पहला काम आता है कि जो भी केमिस्ट के शॉप्स रहेंगे या फिर फार्मा कंपनीज रहेंगी, इनका टाइम टू टाइम होने वाला इंस्पेक्शन। फिर वो हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए हो, वो हो सकता है क्वालिटी टेस्टिंग पर्पस के लिए हो, और साथ ही साथ में हर एक चीज क्या दिए गए रेगुलेशंस के हिसाब से हो रही है, ये भी चेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वी हैव टू इंश्योर द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग्स। कई बार हम सुनते हैं कि ड्रग्स के बारे में कोई स्कैम हो जाते हैं, कभी सब स्टैंडर्ड ड्रग यूज होते हैं। बेटा ये चीज किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकती है। तो इसीलिए हम बीइंग अ ड्रग इंस्पेक्टर, हम इस बात की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं कि हर ड्रग जो कि मार्केट में जा रहा है वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का हो, साथ ही साथ में वो सेफ भी हो और वो एफिकेशियस भी हो। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसका इन्फोर्समेंट प्रॉपरली उस एरिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी कंपनीज है, क्या वो हर कंपनी उसको फॉलो कर रही है या नहीं, ये भी इंश्योर करना बीइंग अ ड्रग इंस्पेक्टर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि एग्जाम आपका किस प्रकार से होने वाला। तो जो नोटिफिकेशन कल के दिन आया है, उसमें क्लियरली ये चीज मेंशन की है कि बेटा 200 मार्क्स की आपकी रिटर्न एग्जाम होने वाली है, और ये रिटर्न एग्जाम के बलबूते पे जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे वही लोग आगे जाके इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे। तो एग्जाम के आपके दो पैटर्न्स होंगे। पहला होगा रिटर्न एग्जाम। अगर इसमें आप देखोगे तो इन डेप्थ आपके फार्मेसी टॉपिक्स और इसी के साथ साथ एक इंटेलिजेंट टेस्ट का भी जिक्र किया गया है, और इन एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स रिटर्न एग्जाम को क्लियर करेंगे, उनको मौका मिलेगा इंटरव्यू को अपीयर होने के लिए। एंड फाइनली जो मेन रिजल्ट आएगा, उसमें आपके थियरी के मार्क्स यानी कि रिटर्न एग्जाम के मार्क्स और उसी के साथ साथ में इंटरव्यू के मार्क्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे फाइनल कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। तो बेटा यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज रख के जरूरी नहीं है, बल्कि जो अपना इंटरव्यू होगा इसमें रेगुलेटरी का नॉलेज, पर्सनैलिटी असेसमेंट और साथ ही साथ में जो करंट अफेयर्स है उसका भी नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलो एक क्विक नजर डालते हैं कि क्या टाइप का सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है। इस बार अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्पेसिफिक सिलेबस को मेंशन किया गया है, जैसे कि फिजियोलॉजी यानी कि नॉर्मल जो हमारा एचएपी का सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में पैथोफिजियोलॉजी जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड देन फार्माकोलॉजी फॉलोड बाय द टॉक्सिकोलॉजी। लेकिन फायदे की बात यह है कि इसमें बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। आपको ये नहीं कि पूरा का पूरा बीफार्म का सिलेबस पढ़ना है, इस बार सिलेबस बहुत ही स्पेसिफिक मेंशन किया गया है। अगर आपको डिटेल जानना है, यहाँ पे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको सेम लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन उस लिंक पे जाके आप डायरेक्टली टॉपिक टू टॉपिक क्या सिलेबस है वो डिटेल में पढ़ सकते हो, राइट। इसी के साथ साथ फार्मास्यूटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी जो कि सेकेंडरी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री यानी कि जो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एसएआर हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो गया, फार्मेसी प्रैक्टिस हो गया,
और सबसे इंपॉर्टेंट में से एक होता है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि जैसे आपने थोड़ी देर पहले ही देखा होगा कि बीइंग अ ड्रग्स इंस्पेक्टर यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी हमारे फार्मेसी के एक्ट है उन सारे एक्ट का एक थरो नॉलेज जो है आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिलेबस में भी आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी कि जो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है इसका बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो हर एक एक्ट वो क्या है, वो कौन से साल से इंप्लीमेंट हुआ था, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है, पेनाल्टीज क्या क्या है, कौन से ऑफेंसेस उसके अंडर कंसिडर किए जा सकते हैं, कौन सी चीजें लीगल है, कौन सी चीजें इलीगल है, हर एक चीज का नॉलेज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से होना जरूरी है। तो बेटा ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस तो आपको डायरेक्टली रेडीमेड मिल जाएगा। अब आएंगे हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे। सर आपने तो शुरुआत की थी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे, अब तक तो आप नॉर्मल चीजें ही बता रहे हो। बिल्कुल, डायरेक्टली स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत बेसिक तो क्लियर होना चाहिए, तो इसीलिए हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब बेटा सिलेबस तो पता चल गया, डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं से शुरुआत तो की होगी। अब बारी आती है कि जब तक एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं होती तब तक आप हाथ पे हाथ तो धरे नहीं बैठ सकते, तो कोई ना कोई शुरुआत हमको डेफिनेटली करनी है। तो इस शुरुआत करने के लिए लेके आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, स्मार्ट एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का वेटेज समझना बहुत जरूरी है। आज तक एमपीएससी के जितने भी ड्रग्स इंस्पेक्टर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इन सारे एग्जाम्स में देखा गया है कि बेटा फार्माकोलॉजी और ज्यूरिस्प्रूडेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक माने जाते हैं। ज्यादा से ज्यादातर सवाल इन दोनों सब्जेक्ट्स में आएंगे। जब सिलेबस कॉपी आपके हाथ में है, यू शुड हैव योर मैक्सिमम फोकस ऑन फार्माकोलॉजी एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो बेटा मैक्सिमम सब्जेक्ट का मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपकी वहीं पे हो जाएगी। ये नहीं कि बाकी सब्जेक्ट छोड़ देने, बिल्कुल नहीं, बट ज्यादा फोकस जो रहेगा ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट यानी कि फार्माकोलॉजी और ज्यूरिस्प्रूडेंस पे आपको फोकस करना है। डेली पढ़ाई करते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे हमारे कि सर हम लोग तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, हम लोग कॉलेज कर रहे हैं, टाइम कैसे मैनेज करेंगे सर समझ में नहीं आता। यह सबसे बड़ी क्वेरी रहती है। देखो आपको दिन के 5 घंटे बेटा कहीं ना कहीं से निकालने पड़ेंगे एवरेज, जो आपकी पढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होगा। 2400 घंटे की हमारी दुनिया है, रात की 8 घंटे की नींद और दिन की 8 घंटे की आपकी शिफ्ट, ये छोड़ने के बाद आपके पास 8 घंटे बचेंगे, बराबर है। अब इस 8 घंटे में से कुछ दिनों के लिए आपको डेडिकेटेडली मिनिमम 5 घंटे निकालने बेटा। अगर ये 5 घंटे आप डेडिकेटेडली पढ़ाई करोगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये एग्जाम क्रैक करने से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और ये 5 घंटे में भी आपको बहुत परफेक्टली प्लानिंग के साथ में पढ़ाई करनी है। कैसे करनी है? डेली पढ़ाई के वक्त में जो 3 से 4 घंटे की पढ़ाई होगी, इसमें आप न्यू टॉपिक्स पढ़ोगे और उसमें भी बाइफर्केशन ऐसे करना कि जो टॉपिक्स आपको सबसे खराब लगते हैं। जैसे अगर मेरे जैसा स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल मुझे केमिस्ट्री बहुत खराब है मेरी, तो स्टार्टिंग में अभी जब बहुत सारा टाइम है मैं केमिस्ट्री पे फोकस करूंगा। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते बैठा, मुझे मेरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे भी तो फोकस करना है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करके जो वीक सब्जेक्ट्स है, अभी सफिशिएंट टाइम है, इन 3 से 4 घंटों में उसके ऊपर फोकस करो। और 3 से 4 घंटे नया टॉपिक पढ़ने के बाद में 1 घंटा होगा आपका रिवीजन। क्योंकि 12 बजे समझो आप पढ़ने के लिए बैठे हो, सुबह और शाम को 5 बजे तक आप दिन भर कंटिन्यूसली पढ़ने वाले हो, जो चीज आप 4 बजे तक पढ़ोगे हो सकता है 12 बजे वाली चीज आप भूल गए हो। कई सारे सब्जेक्ट्स हमारे वोलेटाइल होते हैं, चाहे ज्यूरिस्प्रूडेंस हो, चाहे इकोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो। शुरुआत में पढ़ी हुई चीज शायद लास्ट तक नहीं याद रहती, तो रिवीजन उतना ही मायने रखता है। तो डेली पढ़ाई के रूटीन में आपका रूटीन ऐसे होना चाहिए कि 3 से 4 घंटे जो आपकी पढ़ाई होगी, इसमें आप कोई नया टॉपिक पढ़ो और लास्ट का 1 घंटा उतने ही सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लो। तो बेटा ये चीज आपकी एक दिन में जो पढ़ा है ये डेफिनेटली आपका पक्का हो जाएगा। इस स्पीड से अगर जाओगे तो आपके लिए सफिशिएंट टाइम भी मिलेगा और आपको जो भी नॉलेज आपने गेन किया है टाइम टू टाइम रिवाइज करने की वजह से वो दिमाग में पक्का फिट भी होता रहेगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, कंसाइज नोट्स और निमोनिक्स। ये आपको पढ़ाई करते वक्त, ये जो 3 से 4 घंटे की आपकी पढ़ाई है, इसमें आपको कुछ नए नए तरीके ढूंढने निकालने पड़ेंगे। जैसे कि हर बार थियोरेटिकल पूरा रट्टा मारना पॉसिबल नहीं है। ड्रग्स के कॉमन साइड इफेक्ट्स याद रखने के लिए कुछ निमोनिक बना दिया, कुछ छोटी सी स्टोरी लगा दी, या फिर किसी रियल लाइफ इंसिडेंट्स के साथ में उसको जोड़ दिया कि भैया वो चीज को रिकॉल करो तो मुझे पूरा का पूरा ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद आ जाएगा। ऐसे जो भी ट्रिक्स आपको सही लगते हैं, आपको कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी मिलते होंगे। आप अगर बैच फॉलो करते हो तो बैच के लेक्चर्स में भी हम लोग ऐसे कई सारे ट्रिक्स आपके लिए लेके आते हैं, सारे फैकल्टीज।
तो इनको आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। हर बार बुक खोलो और पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ते बैठो, इतना करोगे तो बेटा टाइम बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगा। इतना टाइम शायद हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए कंसाइज नोट्स पे और निमोनिक्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जितने भी आपको अवेलेबल होंगे, इसके ऊपर सॉल्विंग में आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना है। और साथ ही साथ में जो क्वेश्चंस ज्यादा बार रिपीट हुए हैं उनके ऊपर भी आप ज्यादा फोकस रखो। इससे फायदा यह होगा कि उन क्वेश्चंस के रिपीटेशन की चांसेस फिर से ज्यादा रहेंगी। अगर एज सच क्वेश्चन रिपीट ना भी हो तो भी एटलीस्ट उस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब इसमें भी फायदा यह है कि पीवाईक्यूज जितने अच्छे करोगे, हो सकता है कि हर साल 20% के आसपास जो पेपर होता है उसमें पीवाईक्यूज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं। तो अगर 200 मार्क की एग्जाम है, उसमें से कम 40 मार्क्स भी अगर हमारे इंश्योर हो रहे, तो बेटा क्या बुराई क्या है कि नहीं? तो पीवाईक्यूज पे भी फोकस करना है। जैसे ही आपकी ये पढ़ाई शुरू हो जाएगी, उसके बाद में आपको वीकली मॉक टेस्ट अटेंड करना भी शुरू करना पड़ेगा। वीकली मॉक टेस्ट ऐसी होगी कि भैया एक हफ्ते में मैंने जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है या फिर कोई पीवाईक्यूज की, कोई क्वेश्चंस की आपको एमसीक्यूज की बुक भी मिल जाती है, तो उसमें से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो डेफिनेटली। वीकली जो भी पार्ट, जो भी चैप्टर्स, जो भी सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हैं, उनके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पूरे वीक के एंड के बाद आपकी सेकेंड टाइम रिवीजन हो जाएगी। हर रोज जो किया था उसकी 1 घंटे की रिवीजन, उसी के साथ साथ वीकेंड में भी सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन। इसमें आपकी पढ़ाई और भी ज्यादा बेहतर होगी। आपको ये चीज पता चलेगी, आपको ये चीज का अंदाजा होगा कि भैया वीक में हमने जो पढ़ाई की है उसमें से कौन से वो टॉपिक्स है जिसके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। तो वो एक चीज आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड वीकली के साथ साथ मंथली रिवीजन साइकिल्स भी आपको प्लान करने पड़ेंगे। अब पता नहीं है हमें कि डेट्स कब आ सकती है। अगर समझो कि हमारे पास 2 महीने का टाइम मिल गया, लकीली डेट थोड़ी सी लेट आ गई, तो जैसे हमने वीकली चीजों को रिपीट करवाया है, वैसे ही हर 1 महीने के खत्म होने के बाद भी आपको एक रिवीजन की साइकिल और साथ ही साथ में मंथली मॉक टेस्ट, जो कि एक्यूरेटली टाइम लगा के होना चाहिए, जैसे आपका फाइनल एग्जाम होगा उसी प्रकार से, राइट? तो ये सारी चीजें आपको स्मार्ट स्टडी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट करनी है, जिसकी वजह से जो भी पढ़ोगे बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स पढ़ोगे और सबसे बेहतरीन पढ़ाई आपकी इसमें हो सकती है। इसके बाद में टाइम मैनेजमेंट। वंस अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉमन क्वेश्चन, सर टाइम मैनेज कैसे करें सर, बताओ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जॉब भी है, ये भी है, वो भी है। बेटा प्रॉब्लम्स किसके लाइफ में नहीं है? असली परीक्षा आपकी यही है कि आप प्रिपरेशन के लिए कितने जिद्दी हो और कितने जुनून के साथ आप इस प्रिपरेशन में जुट जाना चाहते हो। एक बहुत ही फेमस मूवी का डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज से पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपको मिलवाने के लिए लग जाती है। बेटा ये चीज जितनी सच है, उतना ही आपका हुनर, आपका डेडिकेशन भी मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज का एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आजकल हमें रील्स देखना बहुत अच्छा लगता है। कभी ऐसा सोचा है कि यार आज दिन भर रील्स नहीं देखी, उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, मेरे को हफ्ते भर में प्लानिंग करना पड़ेगा कि मैं रील्स के लिए कितना टाइम दे दूं? ऐसा कभी नहीं होगा। 2 मिनट का फ्री टाइम मिल जाए, फटाफट हमारी उंगलियां शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग में वो फिट है कि यार कुछ तो थोड़ा बहुत हो जाए। जब ये डेडिकेशन आपकी पढ़ाई के बारे में होगा, यार मुझे 5 मिनट का टाइम मिल रहा है, मैं ऑफिस जाते जाते मैं बस में जा रहा हूं, मुझे आधे घंटे का टाइम है, चलो मैं फटाफट रिवाइज कर लेता हूं। जितना डेडिकेटेडली पढ़ाई करोगे बेटा, उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको सिलेबस को डिवाइड करना है। मुझे डेली क्या टारगेट करना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो मुश्किल टॉपिक है उनको पहले ले लो। डेली बेसिस पे मैं क्या करूंगा, वीकली बेसिस पे मेरे क्या टारगेट्स होंगे। हो सकता है मैंने आज दिन में डिसाइड किया था कि 1 घंटा एक चैप्टर के हिसाब से 4 घंटे में मैं 4 चैप्टर करूंगा, लेकिन दूसरे चैप्टर में मेरे 2 घंटे चले गए, 3 ही चैप्टर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो 3 चैप्टर ऐसे होने चाहिए कि भैया उसको सिर्फ रिवीजन की जरूरत हो, एंड रिवीजन करना ही करना है। अब दुनिया का कोई भी टॉपर उठा के देखो, चाहे वो आईआईटी का टॉपर हो, चाहे वो नाइपर का टॉपर हो, चाहे वो जीपैट टॉपर हो, या फिर दुनिया के किसी भी एग्जाम का टॉपर हो, वो लोग हमेशा ये चीज बताएंगे कि आप प्रिपरेशन चाहे कितनी भी करो, रिवीजन अगर नहीं करोगे तो बेटा फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब हम पढ़ते जाएंगे टाइम टू टाइम, अगर उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे की चीजें दिमाग में फिट होगी, पीछे की चीजें धीरे धीरे भूल जाती है। ये अपनी फितरत होती है, ये आपका दोष नहीं है, ये हर इंसान के साथ होता है। इसलिए रिवीजन भी
इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो डेली वीकली टारगेट सेट करो, जिस दिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिले थोड़ा ज्यादा टाइम डेडिकेट करो और उसी के साथ साथ पढ़ाई करना शुरू करो। अब पढ़ाई करते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर 4 घंटे लगातार पढ़ना, भाई इतना तो हमसे ना हो पाएगा, जमाना हो गए हमको पढ़े हुए, हम तो 10 मिनट के ऊपर यार पढ़ नहीं सकते। ये प्रॉब्लम भी हम समझ सकते हैं। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आता है उनको पढ़ाई शुरू करने के लिए, और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं भी आता है उनको अपनी पढ़ाई को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक होती है जिसको कहा जाता है पोमोडोरो टेक्निक। आपने सुना है कभी इसके बारे में? अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं भी सुना तो मैं आपको बता दूंगा। पोमोडोरो टेक्निक जो होती है ये क्या कहती है कि बेटा आपको 25 मिनट्स, सिर्फ 25 मिनट आपको नॉन स्टॉप पढ़ाई करनी है, और ये पढ़ाई आपकी कंप्लीटली डेडिकेटेड होनी चाहिए। इसमें ना आप कोई फोन कॉल अटेंड करोगे, ना खाते खाते पढ़ोगे, ना किसी से बात करते पढ़ोगे, ना कोई टीवी वगैरह चला के पढ़ोगे। 25 मिनट कंप्लीट फोकस रखना है। 25 मिनट बहुत बड़ी बात नहीं है। यस, 25 मिनट एकदम फोकस के साथ पढ़ो, उसके बाद में ले लो 5 मिनट का ब्रेक। फिर चाहे वॉशरूम जाके आ जाओ, थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा खाना खाओ, जो भी करना है, स्नैक्स वगैरह लेने हैं ले लो। मोबाइल में मत घुस जाना यार, या फिर वेब सीरीज का थोड़ा सा एपिसोड मत देख लेना, वो बहुत ज्यादा आपको डाइवर्ट करेगा। अब 25 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, आधे घंटे का एक साइकिल हो गया। एक बहुत ही सीधा सिंपल साइकिल है। आप करने बैठ जाओगे, आपको ये बहुत आसान लगेगा। इनिशियली ये 5 मिनट लगेगा, भैया 5 सेकंड में खत्म हो गए सर, पता ही नहीं चला, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये 5 मिनट आपको 25 मिनट की पढ़ाई को मेमोराइज करने के लिए, ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए बहुत फायदेमंद हो जाते हैं। ये हो गई हमारी एक साइकिल। आपको 3 से 4 घंटे जो आप पढ़ने वाले हो, इसमें यही साइकिल्स रिपीट करनी है। 4 घंटे की बात करेंगे तो टोटल आपके 8 साइकिल्स प्रिपेयर हो जाएंगे। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक कही जाती है, जिसके मदद से जो 25 मिनट में आप डेडिकेटेडली पढ़ोगे, वो 25 मिनट की पढ़ाई 5 मिनट में आपके दिमाग में परफेक्टली बैठ जाती है। साथ ही नेक्स्ट 25 मिनट के लिए इसी 5 मिनट में हमारा ब्रेन रिफ्रेश भी होता है। लगातार 4 घंटे पढ़ना मुश्किल है, डेफिनेटली हो सकता है बेटा, आपके कई सारे काम होंगे, कोई इंपॉर्टेंट कॉल्स होंगे, है ना। ये 5 मिनट का ब्रेक, ये 5 मिनट में उन चीजों को मैनेज करो। टाइम मैनेजमेंट इतना जबरदस्त होगा कि भैया 4 घंटे खत्म होते होते ऐसे लगेगा कि यार इतना मजा आ रहा है, क्यों ना थोड़ी देर और पढ़ा जाए। ये चीज होगी, डेफिनेटली लिख के ले लो बेटा। तो ये पोमोडोरो टेक्निक आपकी पढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक होगी। एक बार प्रैक्टिस जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे लगी आपकी पढ़ाई जब पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करते हो। ओके, तो ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो डेडिकेटेड रिवीजन के स्लॉट्स, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया। ये नहीं कि एग्जाम के 2 दिन पहले मैं सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करूंगा, नो, डेली बेसिस पे रिवीजन करनी है। मैंने 3 घंटे, चलो आज मेरे पास 3 ही घंटे है, कोई बात नहीं, 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटा रिवीजन के लिए रखो। आज मेरे पास 6 घंटे है, 4 के बजाय 4 घंटे पढ़ो, 2 घंटे रिवीजन के लिए रखो, बट रिवाइज एवरी डे होना ही चाहिए। साथ ही साथ में एक हफ्ता खत्म हो गया, वीकली रिवीजन के लिए एक अलग से शेड्यूल रखो। मंथ अगर टाइम मिलता है, हमें 1-2 महीने का टाइम मिलेगा, मंथली रिवीजन के लिए टाइम रखो। रिवीजन जितना ज्यादा करोगे, सबसे बेहतरीन उतना ही आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। ये चीज पक्का दिमाग में फिक्स कर लो। लास्टली, बैलेंस करना है आपको सारे के सारे सब्जेक्ट को स्मार्टली। पता चला कि यार टोटल मिला के समझो, फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जैक्ट काउंट नहीं किया मैंने, मेरे पास है 100 टॉपिक्स और मेरे पास है 50 दिन। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, एक दिन में मुझे 2 चैप्टर्स करने हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। लेकिन यार पता चला कि एक सब्जेक्ट के, फार्माकोलॉजी हो गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, इनके एक चैप्टर के लिए 3-3 दिन लग रहे हैं, सिलेबस इतना बड़ा है। फिर क्या करें? जो हमारे मेजर टॉपिक्स है, जो हमारे हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स है, उन पे ज्यादा फोकस करो, और उसके चक्कर में माइनर सब्जेक्ट को भूल नहीं जाना। 70-20, 70-30 या फिर 90-10, इस प्रकार से कुछ तो उनको बैलेंस करो। एक भी टॉपिक, एक भी सब्जेक्ट ऐसा ना हो कि हमने उसको कंप्लीटली छोड़ ही दिया, भले उसको थोड़ा सा कम टाइम दो, ज्यादा डेप्थ में उसमें मत जाओ। पीवाईक्यूज देख देख के आपको अंदाजा आ जाएगा कि कौन से एरिया में से, कौन से सब्जेक्ट के, कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, उस पर फोकस करो। उसमें जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, बैलेंस करो पढ़ाई को। ना कोई सब्जेक्ट को सिर्फ उसी को पढ़ना है,
ना किसी सब्जेक्ट को बिल्कुल ही नजरअंदाज करना है। एक परफेक्टली वेल प्लान्ड स्टडी आपको करनी है, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन सबसे बेहतरीन प्रिपरेशन हो सकती है। ओके, तो ये थे कुछ टाइम मैनेजमेंट के टिप्स। आई होप सबको रिलेट भी हो चुके होंगे और सब डेफिनेटली इंप्लीमेंट भी करोगे। इसके बाद में आते हैं सक्सेस मंत्रा। सर डेडिकेटेडली हम प्रिपेयर तो करेंगे, लेकिन जैसे 3 इडियट्स में कहा गया है कि भैया मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा प्यार सब कुछ इंजीनियरिंग है, लेकिन फिर भी मैं क्यों फेल होता हूं? डर। इस डर से उभर के आना है। मुझे सक्सेस मंत्रा चाहिए कि सर डेफिनेटली मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे सक्सेसफुल होना ही है। और अगर सक्सेसफुल होना है तो ऑलवेज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज मच मोर इंपॉर्टेंट दैन द इंटेंसिटी। मैं दिन भर, मैं हफ्ते भर इतना ज्यादा व्यस्त रहता हूं सर, मुझे 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई करने के लिए। मैं हफ्ता भर कुछ नहीं पढ़ूंगा, संडे के दिन मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। इंटेंशन बहुत जबरदस्त है, डेडिकेशन काफी अच्छा है, लेकिन 12 घंटे में पढ़ी हुई चीज नेक्स्ट 5 दिन में या फिर नेक्स्ट 6 दिन में याद भी रहेगी? पूरे हफ्ते भर आप आपके काम के शेड्यूल से जो थक चुके हो, क्या आप फिर से रिवाइज कर सकोगे? इस चीज को रिवाइज कब करोगे? इंटेंसिटी नहीं है बेटा। भूख लगती है तो हर रोज दिन में 3 बार खाना खाना जरूरी है। कभी ये सोचोगे संडे के दिन में इतना खा लूंगा कि हफ्ते भर मुझे खाने की नौबत नहीं आएगी? कंसिस्टेंसी, भले 2 घंटे करो, भले 3 घंटे करो, भले 1 घंटा करो, लेकिन डेली बेसिस पे होना जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज मच मोर इंपॉर्टेंट। सेकंड होता है, अगर पॉसिबल है ग्रुप स्टडी पे चले जाओ, दोस्तों के साथ डिस्कस करो, टॉपिक्स डिवाइड कर लो। भाई तू आज ये टॉपिक पढ़, मैं आज टॉपिक ये पढ़ता हूं, शाम को चाय पे मिलते हैं। दोस्तों से मिले बिना तो हमारा दिन कटता नहीं है। कोई बात नहीं, जाओ चाय पे चर्चा करो, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करो। यार आज मैंने ये पढ़ा, तुझे पता है ये वाला लॉ ऐसा है, जूरिस्प्रूडेंस के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। भाई अगर ये चीज हो गई, ये लाइसेंस नहीं है, और अगर ये प्रॉब्लम हो गया, तुझे पता है इतने महीने की जेल हो सकती है, इतने 1000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। नॉलेज को शेयर करो एक दूसरे के साथ, क्योंकि हंसी मजाक उस बातों में चलता रहेगा और ये बातें दिमाग में पक्का फिट होती रहेगी। ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। स्टडी अपडेट रखना जरूरी है, फार्मा और करंट हेल्थ केयर। इसमें ये आपको इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। कौन से इंडस्ट्रीज के साथ क्या नए नए अपडेट जुड़े हैं, रिसेंटली हेल्थ केयर में क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, कौन से कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर कभी कोई मुकदमे चले थे, जिनके ऊपर ड्रग्स इंस्पेक्टर ने बहुत बड़े बड़े एक्शंस लिए थे। इन सब के बारे में नॉलेज गेन करो, क्योंकि आगे जाके ये नॉलेज आपको इंप्लीमेंट करने के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और इसी के साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कि बेटा तबीयत का ख्याल रखना भूलना नहीं। सर आपने इतना मोटिवेट कर दिया, मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे रात को 12 बजे तक टाइम नहीं रहता, मैं रात को 12 से लेकर सुबह 5 बजे तक पढ़ूंगा, 6 बजे उठ के फिर से मैं ऑफिस जाऊंगा। भाई 2 दिन में बीमार हो जाओगे, या फिर हफ्ते भर बाद सो जाओगे ऐसे कि महीने भर उठोगे नहीं। ये नहीं करना है। चाहे जो भी हो, हेल्थ इज इक्वल प्रायोरिटी, वरना होगा ये। मेरे एक दोस्त का इंसिडेंस बताता हूं। मेरा एक दोस्त था जो फिजिक्स में बहुत खराब था, तो हम लोगों ने उसको एक चैलेंज दे दिया कि बेटा अगर तू फिजिक्स में इतने इतने नंबर से पास होगा तो हम सब लोग मिलके तुझे एक साइकिल गिफ्ट करेंगे। बहुत बहुत पुअर फैमिली से वो बिलोंग करता था, जिसको मंथली बस का पास भी अफोर्ड नहीं होता था। तो हम लोग दोस्त मिलके उसको कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के बस का पास निकाल के देते थे। बहुत दूर से आता था वो। हमने उसको ये मोटिवेशन दे दिया कि अगर तू फिजिक्स में अच्छे नंबर लाएगा तो बेटा हम लोग तेरे को साइकिल गिफ्ट करेंगे, सब लोग अपने पॉकेट मनी से पैसे निकाल के। बंदा इतना मोटिवेट हो गया, इतना मोटिवेट हो गया। वो किसान की फैमिली से बिलोंग करता था। वो हर रोज घर जाने के बाद में कुछ काम करता था, कुछ मजदूरी करके कुछ सेकेंडरी इनकम कमाता था, अपनी फैमिली को सपोर्ट करता था। इसके बावजूद उसने रात रात भर जाग जाग के पढ़ाई की। अल्टीमेटली जिस दिन पेपर था वो इतना थक चुका था हफ्ते भर की मेहनत में, एग्जाम के दिन सुबह 7 बजे एग्जाम था, वो बंदा 10 बजे उठ गया। सारी मेहनत बेकार हो गई। और पेपर देख के बंदा इतना फूट फूट के रोया कि भाई इसमें से मैं आउट ऑफ मार्क्स लेके आ सकता था। इतनी सारी चीजें मैं मुंह बोली याद है। मेहनत बहुत ली, लेकिन तबीयत का ही ख्याल नहीं रखा। ये चीज आपके साथ ना हो। तो हेल्थ को भी इक्वल प्रायोरिटी देना। जो रेस्ट जरूरी है, 7 से 8 घंटे की नींद, वो होनी जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपके बाकी के काम भी चल रहे हैं। तो आपकी बॉडी को इक्वल एंड अपोजिट रेस्ट जो होना है वो होना जरूरी है। तभी आपकी
बॉडी आपकी मेहनत को साथ देगी। तो हेल्थ का भी ख्याल रखना है और किसी भी चीज का स्ट्रेस भी नहीं लेना है कि यार 1 महीने का ही टाइम बचा है, मैं जॉब कैसे मैनेज करूंगा, मैं पढ़ाई कैसे मैनेज करूंगा। डिसिप्लिन, टाइम टेबल बनाओ बढ़िया सा, जितना बढ़िया टाइम टेबल बनाओगे उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी करो। पोमोडोरो टेक्निक, 5-5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं ना भाई, दिमाग के लिए कूल डाउन होने के लिए काफी अच्छा टाइम है ये। बट जैसे बोला, डिस्ट्रैक्शन ऐसे नहीं कि भाई 5 मिनट में मैं नुक्कड़ पे जाके चाय पी के आता हूं, नहीं। 5 मिनट में मैं वेब सीरीज देखता हूं, नहीं। रिलैक्स करो, आंखें बंद करके शांत पढ़ो, ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, पानी पियो, थोड़ा सा कुछ स्नैक्स चाहिए खा लो, एक छोटा सा घर के अंदर ही राउंड मार के आ जाओ, मम्मी पापा से बात करो, दोस्तों से एक हाथ दूसरी बात करो, 5 मिनट बाद वापस से पढ़ाई करना शुरू करना है। ये सारी चीजें करोगे बेटा, ये है आपका रियल सक्सेस मंत्र। एग्जाम हॉल में एंटर करते वक्त आपके जितना कॉन्फिडेंट बंदा कोई नहीं होने वाला। तो बस इन चीजों को आपको फॉलो करना है। एंड देन कमिंग टू द फाइनल मोटिवेशन, सबसे स्टार्टिंग से मैं जो चीज करता आ रहा हूं, डिसिप्लिन इज गोइंग टू बीट द मोटिवेशन। मैं मोटिवेटेड चाहे कितना भी हूं, लेकिन यहां सुबह उठने का बहुत मन नहीं करता, चाहे तो 5 मिनट लेट उठता हूं, 10 मिनट लेट उठता हूं, कुछ नहीं कहूंगा बेटा, कुछ दिनों के लिए डेडिकेटेड रहो, डिसिप्लिन अपने बॉडी के रग रगों में डाल दो। जितना डिसिप्लिन लाइफ जियोगे उतना ही बेहतरीन आप इंसान भी होगे। क्योंकि अगर कल आप मैनिफेस्ट करते हो कि कल मैं ड्रग्स इंस्पेक्टर हो गया तो मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, भाई उस वक्त मुझे सोने के लिए टाइम नहीं रहेगा। मैं अभी से प्रैक्टिस करता हूं, मैं अभी से मेंटली प्रिपेयर करना खुद को शुरू करता हूं। बी डिसिप्लिन्ड। दूसरी चीज, एवरी स्टेप इज गोइंग टू ब्रिंग यू क्लोजर टू DI 2025 सक्सेस। मैं आज 5 मिनट डेडिकेटेड करूंगा पढ़ाई, मेरा एक क्वेश्चन क्लियर होने वाला। ये खुद को समझाओ, ये बात खुद के दिल में ठान लो कि जितना मैं डेडिकेटेडली पढ़ाई करूंगा, मेरा हर एक 5 मिनट के साथ साथ मेरा हर एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, मेरे 2 मार्क्स, मेरे 4 मार्क्स क्लियर होते जा रहे हैं। अगर मैंने 5 मिनट वेस्ट किए, निगेटिव मार्किंग में मेरे वो 0.25 मार्क्स का लॉस हो गया है, मैं एक कदम पीछे जा चुका हूं। मुझे पीछे नहीं जाना है, मुझे हर वक्त हर कदम के साथ आगे ही बढ़ना है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिलीव इन द स्मार्ट वर्क प्लस कंसिस्टेंसी। स्मार्टली काम भी करना है और कंसिस्टेंट भी रहना है। अगर ये सारी चीजों को फॉलो करो बेटा, बेस्ट रिजल्ट आपका आएगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। तो बस ये स्ट्रेटेजी थी आप सभी के लिए। आई होप आप सब ने एंजॉय भी किया होगा एंड यू आर इक्वली मोटिवेटेड कि बेटा चाहे जो हो जाए, बेहतरीन से बेहतरीन होने वाला आपका परफॉर्मेंस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन। और ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके कमेंट सेक्शन में हमें डेफिनेटली मिलना कि क्या आपको खुद को कॉन्फिडेंट लगा, क्या आपने इस एग्जाम को बेहतरीन तैयारी करने के लिए खुद को मोटिवेट किया, और क्या होने वाला है आपका फ्यूचर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।